रियल एस्टेट एक बहुत बुनियादी मार्केट है। इंसानी ज़िंदगी सब रियल एस्टेट में गुजरती है, चाहे आपका घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे दुकान हो, चाहे आपका सिनेमा हो, चाहे आपका खेलने की जगह हो। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में हमारी रियल एस्टेट के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। रोज़ हम बैठ के रियल एस्टेट को गालियाँ देते हैं और कहते हैं रियल एस्टेट मार्केट होनी नहीं चाहिए और सारा पैसा हम कहीं किसी तरीके से इंडस्ट्री में लगा दें। इन लोगों को कोई समझाए कि इंडस्ट्री भी रियल एस्टेट में लगती है वरना नहीं लगती। दूसरी चीज़ ये है कि रियल एस्टेट को जो गालियाँ देते हैं उनको ये पता नहीं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट है ही नहीं। पाइड में एक रिसर्च यूनिट शुरू किया हुआ है रियल एस्टेट पे। उसके हेड है वकार साहब, उनके साथ लोग काम कर रहे हैं शाफ साहब और राजा रफ़ी साहब। मैं ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट क्यों नहीं है और हम रियल एस्टेट को क्यों गालियाँ देते हैं और क्यों आम आदमी रियल एस्टेट में पैसे नहीं बना सकता। वो मार खाता है रियल एस्टेट में, आम आदमी ये कुछ बना भी लेते हैं पर काफ़ी लोग मार भी खाते हैं, और एक जो मिडल मैन और जो कब्ज़ा माफिया है वो पैसे बनाता है। पहले देखिए ये शाफ और राजा रफ़ी साहब हैं, इन दोनों ने कुछ काम किया रियल एस्टेट मार्केट में। बताइए राजा साहब क्या आपने काम किया? We wanted to see के जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स जो है एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो उसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है कि उसने कहाँ से लेनी है, उसकी प्राइस क्या होगी। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक सवाल है अगर कोई को बंदा प्रॉपर्टी। ये बड़ी अच्छी बात है जी। मैंने खुद कोशिश की है शाफ साहब कि मैं इस्लामाबाद में कोई किराए पे घर लूँ। मैं जाता हूँ ब्रोकर के पास, वो कहता है ये घर है, कोई कहता है वो घर है। हर ब्रोकर के एक छोटे छोटे एरिया का पता होता है, किसी को पूरे इस्लामाबाद का इल्म नहीं है। ये क्या आप ये बात सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ? एक मार्केट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि मार्केट में कंपटीशन एग्जिस्ट करे और वहाँ पे जो भी चीज़ बिकनी है उसकी इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल हो, यानी बेचने वाले के पास भी और खरीदार के पास भी। बदकिस्मती के साथ जो जिस किस्म की भी रियल एस्टेट मार्केट हमारी एग्जिस्ट करती है उसमें मालूमात एक बहुत छोटे तबके तक महदूद है और वो तबका है रियल एस्टेट एजेंट्स का। तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स एक छोटे शहर के एक छोटे एरिया में ऑपरेट करते हैं। अगर हम इस्लामाबाद की एग्जांपल लें तो जो लोग जी सेक्टर्स में शायद एक काम करते हो उनको एफ सेक्टर्स की मालूमात नहीं होगी, जो एफ सेक्टर्स में करते हो उनको जी और आई की नहीं होगी, और इसी तरह बाकी इलाकों का भी ये इसी तरह के मामला है। और इन तमाम सेक्टर्स में भी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स तक महदूद है, यानी कि अवाम की डायरेक्ट कोई रसाई इस इंफॉर्मेशन तक नहीं। पर वकार साहब देखिए, ये तो हुकूमत ने प्राइसेस फिक्स की हुई हैं। हुकूमत कहती है एफबीआर रेट और डीसी रेट है, ये कहते हैं प्राइसेस पता नहीं। तो मुझे तो पूरे मुल्क की प्राइसेस पता है, बिकॉज हुकूमत को तो प्राइसेस पता है। हमारे यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने अपने टैक्स कलेक्ट करने के लिए रेट फिक्स किए हुए हैं और उसमें हमारे यहाँ 3 तरह के रेट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं रियल एस्टेट मार्केट में। पहले आपके पास डीसी रेट है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है अपने टैक्स लेने के लिए यूज़ करती है। फिर आपके पास एफबीआर का वैल्यूएशन रेट है, वो एक दूसरी लेयर आ जाती है। फिर आपके पास मार्केट का एक्चुअल रेट है। तो अब नुकसान ये होता है कि जब आपके पास 3 प्राइसिंग मैकेनिज्म हो तो जो एक्चुअल मार्केट का मैकेनिज्म होना चाहिए वो वर्क नहीं करता। सब इन तीनों रेट्स का आपस में क्या ताल्लुक है? सर इसमें ताल्लुक कोई खास नहीं है, सिर्फ ये है कि जो डीसी रेट और एफबीआर रेट है वो तो गवर्नमेंट ने तयन किया है उनका जस्ट इसलिए कि हम टैक्स ले सकें कि हमने और मार्केट रेट वो है जिस पे एक्चुअली बिकता है। एक्चुअली बिकता है, वो किसी को नहीं पता होता क्या। नहीं सर, अब इसका नुकसान क्या है सर? इसका नुकसान ये है कि देखिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, जो सेलर है वो अपना टैक्स बचाने के लिए ये कहेगा कि हम इसको डीसी रेट पे रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि डीसी रेट जो है वो सपोज वो कह रहा है 40 लाख की प्रॉपर्टी जो है बनती है। अब आपने वो 40 लाख की रिकॉर्ड करवा दी, अब जो 60 लाख ऊपर है वो जो गवर्नमेंट है वो कहती है वो ब्लैक मनी है, क्योंकि हालांकि आपने तो हार्ड अर्न मनी है, आपकी वाइट मनी है, लेकिन ये डीसी रेट की वजह से और एफबीआर रेट की वजह से जो है वो जो बायर है, यानी कि हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से ब्लैक मनी कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मार्केट रेट को आपको क्यों इतनी तरजीह दे रहे हैं राजा साहब? मार्केट क्यों? मार्केट क्या होती है? मुझे तो मार्केट समझ नहीं आती क्या होती है। फॉर इंस्टेंस कि अगर लेट्स से कि हम एक ऑक्शन की बात करते हैं, एक चीज है इट्स अप फॉर सेल। इफ one person bids, एक बंदा bid करता है तो other people should know कि वो bid कितनी है, either they can raise the bid for that and based on that
एक मैकेनिज्म चलता है। अगर ये बेसिक जो है प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, किसी को प्राइस का नहीं पता, मार्केट के सेलिंग प्राइस क्या चल रही है, तो वहीं पे कंफ्यूजन है, तो फंडामेंटली मार्केट जो है फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोस्टली कंज्यूमर्स, नॉर्मल कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली दोज कंज्यूमर्स जिनके पास टाइम की कमी है, जिनके पास नो हाउ की कमी है, एल्डरली है, आपके बेवाएं हैं, सो फोर्थ, दे आर फंडामेंटली at loss here basically, and they get exploited. शाफ साहब ये बताइए कि दुनिया में क्या निज़ाम है, हमारे यहाँ क्यों को मुख्तलिफ है? हमारे यहाँ भी दुनिया में ये नहीं होता FBR रेट, DC रेट, और कि हर ब्रोकर के पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी पता नहीं चल रही? क्या दुनिया में क्या निज़ाम है? बाहर के मुल्कों में इंफॉर्मेशन ना सिर्फ वहाँ के लोगों तक रसाई है, बल्कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन में आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस की पूरी हिस्ट्री, उसकी कीमत, और उससे उस जैसी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज किस रेट पर बिकी हैं या किराए पर दी गई हैं, वो एवरेज प्राइसेस भी आपको दी जाती हैं, जिससे आपको ना सिर्फ ये अंदाजा होता है कि इस घर की कीमत क्या है, इस घर की तमाम ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री क्या है, बल्कि इस तरह के बाकी तमाम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैंने बनी गाला में घर लेना हो तो मुझे पता चल जाएगा बनी घर में पिछले साल कितने घर बिके हैं, उनकी क्या कीमत थी, उनकी एवरेज प्राइस क्या थी, और मैं देख सकता हूँ कि जो प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो उनसे कैसे कंपेयर करता है। अगर जो इंटरनेशनल मॉडल एग्जिस्ट करता है, जिस तरह आप यहाँ बैठे आप दुबई में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी नए डेवलप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग है, आप उनकी मालूमात ले सकते हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए USA, UK, बाकी यूरोपीय ममालिक की भी मालूमात देख सकते हैं। उसी तरह का मॉडल अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए, और आपने देखना हो कि बनी गाला में अगर आपको 1 कनाल का एक घर लेना है, तो उस तरह के पिछले अरसे में 1 कनाल के जो घर बिके हैं वो किस कीमत पर बिके हैं, मिसाल के तौर पर पिछले 1 साल में उनकी कीमत क्या रही, फिर जो घर आप खरीदना चाह रहे हैं वो पहले कब बिका, कितनी कीमत पर बिका, ये तमाम मालूमात भी आपके पास अवेलेबल होंगे। प्राइस के लिए इस वक्त सिर्फ आप रियल एस्टेट एजेंट से जाके पूछते हैं, और जो प्राइस वो कोट करे आप उससे। कर साहब सुने, आपने कोई ऐसा मॉडल अपनी रिसर्च में बनाया है कि पाकिस्तान में क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं जो रफ़ी और शाफ कह रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो और ट्रांजैक्शन भी पता हो कि कौन से घर बिक रहे हैं, कौन से चल रहे हैं, और एक बायर या सेलर को पता चल सके? देखिए अब एक मैं सोचता हूँ, मेरी खाला है बेचारी, विडो हो गई है, उसका घर है, उसको लोग आके रोज़ ऑफ़र देते हैं, मैं रोकता रहता हूँ ना बेचना खाला, ये तो आपको कम ऑफ़र दे रहे हैं, वो बेचारी एक दिन उठा के बेच देगी। ये क्या आपने कोई ऐसा मॉडल बनाया जो उसकी प्रोटेक्शन हो सके? बिल्कुल सर, पाइड में हम कोशिश की है हमने कि हम एक ऐसा मॉडल लेके आ सके। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें ऑनलाइन जिसमें जो भी प्रॉपर्टी हो, जो ट्रांजैक्शन होनी हो, जिसने खरीदनी हो या बेचनी हो, वो वहां पे जाके लिस्ट कर दे। उसके बाद अगर कोई एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है बायर और सेलर के दरमियान, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 दिन के लिए वहाँ पे बिडिंग के लिए आप ओपन कर दें। मसलन मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया कि अच्छा ये घर है, हम 2 लाख में आप कह राज़ी हैं बेचने के लिए, और आपने 10% मुझे उसका एडवांस दे दिया। अब हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको लिस्ट कर देंगे वहाँ बिडिंग के लिए 15 दिन के लिए। शाफ आता है, शाफ कहते हैं कि नहीं ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ये इससे ज़्यादा की है, तो ये हायर बिड कर देता है। इसी तरह ये 15 दिन बिडिंग चलती रहेगी, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो विन कर जाएगा, और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आपकी म्यूटेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप वो सर्टिफिकेट अटैच नहीं करेंगे साथ। अब इस मॉडल का फ़ायदा ये है कि जो आपके पास सबसे पहले तो DC रेट, FBR रेट और मार्केट रेट हैं, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपका जो टैक्स है वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो उस बिडिंग में तयन किया गया है जिसका, उसके बेस पे होगी। फेडरल गवर्नमेंट भी अपने दोनों टैक्सेस उस पर ले ले, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दोनों टैक्सेस इस पे ले ले। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री है आपके पास प्राइस की, वो ख़त्म हो जाएगी। हर किसी को पता होगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी थी और इतने की बिकी है, इसमें बिडिंग प्रोसेस हो गया।
तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाएगी। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी मार्केट में इनएफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी, मार्केट मोर एफिशिएंटली वर्क करना चाहेगी। एफिशिएंसी का क्या मतलब? एफिशिएंसी का मतलब शाफ आप बताइए, एफिशिएंसी का क्या मतलब? मार्केट एफिशिएंसी से हमारी मुराद ये है कि कहीं भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आसानी से आराम से हो सके और ट्रांजैक्शंस में इजाफा हो। ना सिर्फ ये बल्कि ट्रांजैक्शंस की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सही तौर पे रिकॉर्ड की जाए। जैसे डॉक्टर वकार ने जिक्र किया कि जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन अभी होती है वो मुख्तलिफ होती है और जिस पर रिकॉर्ड कराई जाती है वो मुख्तलिफ होती है। इस वजह से बहुत सारी ना सिर्फ ट्रांजैक्शंस, पर एक और चीज़ भी तो है ना राजा साहब, देखिए क्या ये ठीक नहीं है कि एफिशिएंसी का ये मतलब भी होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो बेहतरीन लगे, कि अगर मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ तो ये ना हो कि मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ जो कि ख़राब हो, या ये ना हो कि आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि शाफ भी देख रहा है, ये भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं और सब बिड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं भी यकीन कर सकता हूँ कि मुझे बेस्ट प्राइस मिली है, आप भी यकीन कर सकते हैं आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिली है। तो ये क्या ये ठीक नहीं है? जी सर, बिल्कुल। खास तौर पे अगर हम इकोनॉमिक, विदाउट बीइंग टू टेक्निकल, अगर इकोनॉमिक से कॉन्सेप्ट्स को भी देखें, जहाँ पे जिसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, या सेलर का सरप्लस है या बायर का सरप्लस है इन दिस केस, वो जहाँ पे मैक्सिमाइज होता है तो वहीं पे एफिशिएंसी होती है। तो मतलब यानी कि जो बेच रहा है उसका भी जो है फ़ायदा हो रहा है, आप जो खरीद रहे हैं उसका भी फ़ायदा हो रहा है, और अगर बीच में भी कोई है उसका भी फ़ायदा हो रहा है। तो अगर उसी को, इट डज नॉट हैव टू बी अ जीरो सम गेम कि इसके पीपल इसके लूज करें, इट कुड बी अ विन विन सिचुएशन, और जिसके अंदर, एंड दैट्स बेसिकली, अगर हमें टेक्निकल टर्म्स ये बात बताइए शाफ साहब कि ये जो डीसी रेट, एफपीआर रेट जो है, ये ख़त्म हो जाए तो हुकूमत का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? हुकूमत ये इस किस्म की रेट्स रखी क्यों बैठी है? क्योंकि ये हमारी, मुझे ये लग रहा है हमारी मेंटालिटी वो सोवियत यूनियन वाली है। हम आज तक आटे की कीमत भी फिक्स कर रहे हैं, चावलों की कीमत भी फिक्स कर रहे हैं, इसी तरह हम रियल एस्टेट की कीमत फिक्स करना चाहते हैं। क्या ये सही बात है? और क्या हुकूमत फिक्स कर सकती है प्राइस? जो हमारी तहकीक में हमें पता चला, ये डीसी रेट या एफबीआर रेट का कॉन्सेप्ट प्री पार्टीशन कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जब जमीन को या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्स के तौर पे देखा जाता था कि एक जमीन है और इससे हुकूमत रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस किस तरह से इकट्ठे करे। वही कॉन्सेप्ट लेकर हम अभी भी चल रहे हैं, जिसके तहत हमने डीसी रेट्स और एफबीआर रेट बनाए हैं। 5% टैक्स कलेक्ट करना है तो 40 लाख का 5% कलेक्ट करने के बजाय अगर वो 1 करोड़ का 5% कलेक्ट करेंगे तो उससे उनके पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और इसमें साथ उनको ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि वो अपने टैक्स रेट्स जो हैं उनमें भी लोगों के लिए आसानी पैदा करें, जिससे टैक्स, जिसमें ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज करेंगे और साथ साथ हुकूमत का रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। कार साहब, ये तो विन विन सिचुएशन लग रही है, पर कोई आपकी बात सुन रहा है? सर, हम क्योंकि एक थिंक टैंक हैं और हमारा काम है कि हम अपनी तहकीक के ज़रिए लोगों में आगाही किसी तरह लेके आएँ, तो हमने इस सिलसिले में बहुत से वेबिनार भी किए, ट्विटर स्पेस भी की। हम अपने ताई बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो हमने रियल एस्टेट मार्केट यूनिट बनाया है उसका मेन मकसद यही है कि हम लोगों को ये रियल एस्टेट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्या कि हम समझते हैं रियल एस्टेट मार्केट है कि आप प्लॉट ले लें, आप कोई फाइल ले लें, क्या ये रियल एस्टेट होती है, या कि रियल एस्टेट मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात की जी। रियल एस्टेट जो होता है, रियल एस्टेट तो डेवलपमेंट होती है। बंजर ज़मीन तो खुदा ने हमें दी हुई है, अल्लाह ने हमें बंजर ज़मीन तो दी हुई है। बंजर ज़मीन की तो कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो अल्लाह ने पूरे यूनिवर्स में बनाई हुई है। वैल्यू वहाँ निकलती है जहाँ इंसान अपना फुटप्रिंट छोड़े। जब आप घर बना लेते हैं, सिनेमा बना लेते हैं, जिम बना लेते हैं, व्हाटएवर, दैट क्रिएट्स वैल्यू। वैल्यू इज इन द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट। तो डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट तो हमने इस मुल्क में बैन की हुई है। हमने सिर्फ प्लॉट डेवलपमेंट की है। ये हमारी कम नजरी है, सोच में गलती है। इस पे अलग बात करेंगे जो शहरों पे हम बात करते हैं। बट आज की डिस्कशन बहुत अच्छी थी जी। देखिए, हमने ना रियल एस्टेट मार्केट बनाई है, ना बनाना चाहते हैं। हमारी हुकूमत वही 1860 का निज़ाम लिए चली जा रही है। वही डीसी रेट, वही एफपीआर रेट जो गोरा छोड़ गया था, वही स्टाम्प पेपर, वही तरीक़ेकार, वही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स 2022 से अफसोस के साथ, नदामत के साथ, दुख के साथ
मैं ये कहता हूँ कि खुदारा कब हम इस सदी में आएंगे, कब हम कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न तहकीक है, जो मॉडर्न सोच है, उसके साथ चलें। कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, इन सब चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अफसोस कि यह सदी भी निकल जाएगी, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे।